स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जानकारी जोन पर। मैं अजीत प्रकाश लेके आया हूं इतिहास के कुछ कहे अनसुने पहलुओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का संपूर्ण बायोग्राफी। तो आइए जुड़ते हैं, जानते हैं कौन थे जिन्ना, क्या थी उनकी भूमिका, कैसे शख्सियत थे वो। आज उनकी संपूर्ण जीवनी को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, जिएंगे। तो जैसा कि आप हमारे पीछे इस चित्र को, इस छवि को देख पाते होंगे, यही थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो आइए आज हम लोग इसके विषय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो हमने लिखा है कि इनका प्रारंभिक जीवन की ओर यदि आप देखेंगे तो लिखे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना वास्तविक नाम जो इनका था वो था मोहम्मद अली जीना भाई। इसका नाम क्या था? मोहम्मद अली जीनाबाई। ना, इनका ओरिजिनल नाम था। फिर से मैं बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जो आप जानते हैं उनका वास्तविक नाम था मोहम्मद अली जीना भाई, इनका नाम था। और इनका जो जन्म वो कराची जिले जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पे एक जगह है वजीर मेसन, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन कुछ किताबों में इनके जन्म स्थान को लेकर के अलग बातें कही गई है। यदि किताबों की ओर हम लोग जाएंगे तो कुछ किताबों में इनके जन्म स्थान को झर्क बताया गया। कहां बताया गया है? झर्क बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आप इनकी जीवनी को आप देखेंगे तो कहीं कहीं आपको इनका जो जन्म स्थान वो कराची बताया जाएगा। कराची जिले में एक जगह है वजीर मेशन, वहीं पे बताया जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पर इनका जो जन्म स्थान किताबों की बात करिएगा तो वो झर्क बताया जाएगा। लेकिन पुराने दस्तावेज यानी सबूत की बात करें तो जिन्ना का जो जन्म है वह 20 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। यदि आप दस्तावेज की यदि माने तो जिन्ना का जो जन्म है वह 20 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जिन्ना का जन्म कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1875 ईस्वी को। वहीं यदि आप सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई जिन्ना पर जो जीवनी है, बायोग्राफी है, यदि आप उसका अध्ययन करते हैं तो जिन्ना का जो जन्म है वह 25 दिसंबर 1876 ईस्वी बताया गया है। जिस तरह इसके जन्म स्थान को लेकर के अलग अलग मत है, उसी तरह इनके जन्म तिथि को भी लेकर के अलग अलग मत है। दस्तावेजों की यदि मानते हैं, पुराने दस्तावेजों की यदि जो हम खंगालेंगे तो जन्म हमको मिलेगा 20 अक्टूबर 1875। लेकिन सरोजनी नायडू द्वारा जो इनके ऊपर जीवनी लिखी गई उसमें बताया गया 25 दिसंबर 1876। इसको आप ध्यान में रखेंगे। लिखे हैं और इसे ही किसे मतलब 25 दिसंबर 1876 को ही आधिकारिक जन्म तिथि मान लिया गया है। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना का जो आधिकारिक जन्म तिथि है, जो कानूनी रूप से उसको मान्यता प्राप्त है, वो है 25 दिसंबर 1876। लिखे हैं कि जिन्ना अपनी माता, नाम है उनका मीठी बाई, जिन्ना की मां का नाम मीठी बाई और पिता का नाम लिखे हैं कि जिन्ना भाई पुंजा ठक्कर। पूरा नाम देखिएगा। एक बार वापस से हम लोग इसकी ओर चलते हैं और देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो माता थी, तो माता के विषय में मैंने आपको बताया, मां का नाम मीठी बाई, मां का नाम मीठी बाई और पिता का नाम था जिन्ना भाई पुंजा ठक्कर। ध्यान में रखेंगे। लिखेंगे कि लिखे कि जिन्ना भाई पुंजा ठक्कर की 7 संतानों में से सबसे बड़े बड़े थे। तो आप देखिएगा पुंजाबाई ठक्कर जो इनके पिता थे, उनकी जो 7 संतानें थी उनमें थे जिन्ना जो थे वो सबसे बड़े बेटे थे। लिखे हैं कि उनके पिता जिन्ना भाई पुंजा ठक्कर एक संपन्न गुजराती व्यापारी थे। मतलब ये गुजरात मूल के निवासी थे, गुजरात के रहने वाले एक व्यापारी थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना के पिताजी। क्या नाम था उनका? मैंने आपको बताया कि जिन्ना भाई पुंजा ठक्कर। मैंने आपको बताया कि गुजराती व्यापारी थे, लेकिन जब जिन्ना जिन्ना यानी वास्तविक नाम जीनाबाई का जन्म के पूर्व वे लिखे हैं कि कठियावाड़ा जो गुजरात में पड़ता है वहां से छोड़कर कराची जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां जाकर बस गए। कहने का मतलब
मोहम्मद अली जिन्ना का जो मूल यदि आप जन्म आप देखेंगे तो ये लोग गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म भी नहीं हुआ था, उसी समय उनके पिताजी वह जो है वो काठियावाड़ जो गुजरात में पड़ता है वहां से छोड़ करके कराची में आकर बस गए, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ये लोग मूल रूप से गुजराती व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान में आकर के बस गए। लिखे हैं कि जिन्ना की मातृभाषा गुजराती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लोग जब गुजरात से थे, काठियावाड़ से थे। लिखे हैं कि बाद में उन्होंने कच्छ की भाषा, सिंधी और अंग्रेजी भाषा की भी जानकारियां प्राप्त की। लिखे हैं कि काठियावाड़ जो गुजरात से मुस्लिम बहुल कराची पाकिस्तान में बसने के बाद जिन्ना और उसके भाई बहनों का मुस्लिम नामकरण हुआ। तो मैंने आपको बताया उनका नाम झीनाबाई था, ना कि जिन्ना था। तो झीनाबाई का जिन्ना जो हुआ वो पाकिस्तान में आकर के हुआ। लिखे जिन्ना की शिक्षा विभिन्न स्कूलों में हुई, अलग अलग स्कूलों में हुई, क्योंकि उनके पिताजी व्यापारी थे और स्थान परिवर्तन किए थे। लिखे शुरू शुरू में वे कराची में सिंध मदरसा उल इस्लाम में पढ़े। उनके जो शुरुआती पढ़ाई की यदि बात किया जाए तो कराची में एक मदरसा पढ़ता था, नाम है कि मदरसा उल इस्लाम, वहीं पे वह पढ़ा करते थे। लिखे हैं कि कुछ समय के लिए वह गोकुलदास तेज प्राथमिक विद्यालय में भी उनका नामांकन हुआ, वहां भी वो पढ़ाई किए। लिखे हैं कि बंबई में भी वह कुछ समय के लिए गए थे, वहां भी पढ़ाई उनका हुआ। फिर क्रिश्चियन में जो है मिशनरी स्कूल जो कराची में पड़ता है वहां भी उन्होंने पढ़ाई की। मतलब अलग अलग स्कूलों में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। लेकिन अंत तो गत्वा यानी लास्ट में उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। तो आपने देखा कि जिन मोहम्मद अली जिन्ना कहां से भैया मैट्रिक का परीक्षा पास किया, तो बंबई विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए। लिखे हैं कि मैट्रिक पास करने के तुरंत बाद इंग्लैंड में ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में उन्हें अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु, मतलब प्रारंभिक, मतलब ट्रेनर के रूप में उसको काम मिल गया। जैसे ही उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की तो उसके तुरंत बाद उनको इंग्लैंड में उनको एक ट्रेनर का जॉब मिला और वो काम करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। लिखे हैं कि इंग्लैंड जाने से पहले उन्होंने मां के आग्रह पर शादी भी कर ली। मतलब 10वां पास करने के बाद ही उनका विवाह हो जाता है और उसी समय उसको इंग्लैंड से ट्रेनर का ऑफर आता है जहां वो जाते हैं। लिखे लेकिन वह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं निभी। मतलब यह जो शादी उन्हें उनका जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि बचपन ही एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक पास करने के तुरंत बाद हो गया था और यह शादी जो है अधिक दिनों तक सफल वैवाहिक जीवन के रूप में नहीं चला। लिखे हैं कि उनके इंग्लैंड जाने के बाद उनकी मां भी चल बसती हैं, यानी गुजर जाती है, मर जाती है। इंग्लैंड में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए अप्रेंटिस यानी ट्रेनर यानी प्रशिक्षु की नौकरी को वह छोड़ देते हैं और कानून की पढ़ाई पढ़ने लगते हैं। कहां पे? इंग्लैंड में। लिखे हैं कि 19 साल की छोटी उम्र में वे वकालत कंप्लीट करते हैं और वकील बन जाते हैं। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। लिखे हैं कि इसके साथ राजनीति में भी उनकी रुचि जागृत हुई, यानी राजनीति की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित होता है और वह राजनीति में भी प्रवेश करते हैं। लिखे वे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता के प्रशंसक बन जाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। लिखे हैं कि ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी के प्रवेश के लिए उन्होंने छात्रों के साथ प्रचार प्रसार भी किया, उनका सहयोग दिया। लिखे तब तक उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक नजरिया अपना लिया था, यानी भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा या सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि 19 साल की ही छोटी उम्र में यह वकालत कंप्लीट करके वकील बन चुके थे। लिखे ब्रिटेन प्रवास के अंतिम दिनों में उनके पिता का व्यवसाय चौपट हो जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। व्यापार में उनको ढेर सारा नुकसान झेलना पड़ता है
और परिवार की जिम्मेदारी अब बड़े बेटे यानी मोहम्मद अली जिन्ना पर आ जाता है। मैंने आपको बताया कि यह भाई बहनों में सबसे बड़े थे। लिखे हैं कि वे बंबई आ जाते हैं और बहुत कम समय में नामी ग्रामी वकील बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और बंबई कोर्ट में वकालत करने लगते हैं। लिखे हैं कि उनकी योग्यता ने बाल गंगाधर तिलक को भी काफी प्रभावित कर दिया और उन्होंने 1905 ईस्वी में अपने खिलाफ लगे राजद्रोह का जो आरोप था, जो अंग्रेजी हुकूमत ने बाल गंगाधर तिलक पर लगाया था, उस मामले की सुनवाई करने के लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को ही अपना वकील चुनते हैं। और जिन्ना ने कोर्ट में यह तर्क दिया, यह लॉजिक दिया। उन्होंने जब केस का जब वहां पे सुनवाई चल रहा था, तो जिन्ना ने यह लॉजिक दिया कि अगर भारतीय स्वशासन, स्व मतलब खुद का शासन और स्वतंत्रता की मांग करते हैं, तो यह राजद्रोह बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जज थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने तिलक को क्या किया, सश्रम कारावास की सजा दी गई, यानी कि उसको जेल में मजदूरी करवाया, काम करवाया। किससे? बाल गंगाधर तिलक से। आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग देखते हैं राजनीतिक जीवन की शुरुआत किसके? तो मोहम्मद अली जिन्ना की। लिखे 1896 में जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। मतलब जिन्ना जो है सर्वप्रथम किस पार्टी में आए थे? वो आए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। किस पार्टी में आए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। कब आए थे? 1896 में। कब आए थे? 1896 में। याद रखिएगा, पूछता है। लिखे तब तक कांग्रेस भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संगठन बन चुका था, सबसे बड़ी पार्टी थी। लिखे हैं कि सामान्य जो नरम पंथियों की तरह जिन्ना ने भी उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए कोई मांग नहीं किया, बल्कि वे अंग्रेजों से देश में बेहतर शिक्षा, कानून, उद्योग, रोजगार आदि के बेहतर अवसर की मांग करते रहे। मतलब जिन्ना जब राजनीति में आए तो उन्होंने स्वतंत्रता की बात नहीं की, आजादी की बात नहीं की। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से कहा कि वो भारत में बेहतर शिक्षा पद्धति, बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर उद्योग के अवसर, रोजगार के अवसर को क्रिएट करे, ताकि यहां रह रहे लोगों की गरीबी दूर हो सके, समाज में संपन्नता फैल सके। तो बताएं, क्या अंग्रेज इस भावना से यहां आया था? नहीं, वो तो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आए थे। वे तो केवल अपना अधिक मुनाफा कमाने के लिए आए थे। लिखे जिन्ना ने बाल विवाह विरोध कानून, मुस्लिम वक्फ को जायज बनाने और जिन्ना ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के शामिल होने का समर्थन भी किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी बात जानने का प्रयास करते हैं। लिखे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। बच्चा कई बार पूछता, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। लिखे शुरू में जिन्ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल होने से बचते रहे। क्यों बचते रहे? कि उस पर किसी विशेष संप्रदाय का समर्थन का आरोप न लग जाए, क्योंकि राजनेता जो होते हैं उनका कोई धर्म या उनका कोई जात या कोई विशेष संप्रदाय से लगाव नहीं, बल्कि उनका तो सबों से लगाव होता है। लेकिन बाद में उन्होंने अल्पसंख्यक मुसलमानों का नेतृत्व देने का फैसला किया और जो जिन्ना जो सभी भारतीयों के नेता थे, वो अब मुसलमानों के नेता बन गए। वे मुसलमानों का नेतृत्व करने का फैसला किया और 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। और जिन्ना जो उसमें शामिल कब हुए? 1913 में। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन, अधि मतलब अंदर, वेशन मतलब समूह यानी मीटिंग, लखनऊ में जो मीटिंग हुआ उसकी अध्यक्षता की किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की। किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने की। देखिए 1916 के लखनऊ समझौते के कर्ता धर्ता जिन्ना ही थे। लेकिन यह समझौता लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यह साझा मंच जो था, एक साथ दोनों मिलकर के वहां पे आए थे। लेकिन स्वशासन और ब्रिटिश शोषकों के विरुद्ध जो संघर्ष का मंच बन गया था, आजादी का मंच तैयार हो गया था। लिखे कि 1918 में जिन्ना ने पारसी धर्म की
दूसरी लड़की से क्या करते हैं, विवाह करते हैं। उनके इस अंतर धार्मिक विवाह से, अलग जाति में जो वो विवाह किए थे, उससे पारसी और कट्टरपंथी मुस्लिम समाज में विरोध फैल गया। तो मैंने आपको बताया कि जिन्ना जो 1918 में दूसरी बार शादी करते हैं, और किससे करते हैं, तो एक पारसी धर्म की लड़की से करते हैं। तो दोनों धर्म के बीच में मतभेद हो जाता है। पारसी धर्म और कट्टरपंथी जो मुस्लिम लोग थे, उसमें विरोध उत्पन्न हो जाता है, और अंत में उसकी पत्नी रत्ती बाई ने इस्लाम को कबूल कर लेती है। और यह भी आपको पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की पत्नी कौन थी? रत्ती बाई। कौन थी? रत्ती बाई। 1919 में उन्होंने अपनी एकमात्र संतान दीना, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना का एकमात्र संतान का नाम क्या है? दीना। दीना को जन्म दिया। लिखे हैं कि इनकी संतानें भारत की नागरिक ही रही, और वर्तमान समय में यह भारत का शक्तिशाली व्यापारिक खानदान है। मतलब जिन्ना की जो संतान थी दीना, वो भारत में ही रही, और आज एक संपन्न परिवार में इनके परिवार का नाम आता है। लिखे हैं कि जिन्ना का कांग्रेस से मतभेद उसी समय शुरू हो गया था जब 1918 में भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उदय हुआ। तो बच्चा, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता, एक ही तलवार में दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। दोनों का महत्वाकांक्षा था, गांधी का वर्चस्व बढ़ रहा था, इधर जो है जिन्ना अपना वर्चस्व चाहते थे। तो ये वर्चस्वों की भी लड़ाई थी। अलग राष्ट्र जो आप पाकिस्तान देखते हैं, यह जिन्ना का एक वर्चस्व का ही या नतीजा आप इसको बोल सकते हैं। लिखे हैं गांधी जी के आने से जिन्ना को खुद का राजनीतिक भविष्य खतरे में लगने लगा, और जो जिन्ना भारतीयों के लिए, उसमें जिसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है बल्कि भारतीय का बात था, वो अब एक अलग जो है देखिएगा इस्लाम में वो कन्वर्ट होकर के केवल इस्लाम का जो वो रहनुमा बनते हैं और एक अलग राष्ट्र की मांग कर बैठते हैं। लिखे हैं कि गांधी जी के अनुसार सत्य, अहिंसा और सविनय, सौ मतलब साथ, विनय मतलब विनम्रता के साथ अवज्ञा यानी अवहेलना करना, तिरस्कार करना किसका? अंग्रेजी हुकूमत का, और स्वतंत्रता और स्वशासन पाया जा सकता था। जबकि जिन्ना का मत उससे अलग था। जिन्ना का मानना था कि सिर्फ संवैधानिक संघर्ष यानी कानूनी लड़ाई के माध्यम से हम आजादी को पा सकते हैं, लेकिन गांधी जी का मानना था हम सत्य की राह पे, अहिंसा की राह पे सविनय अवज्ञा करके स्वतंत्रता को पा सकते हैं। तो दोनों का जो विचार था वो आपस में मेल नहीं खा रहा था। लिखे हैं बच्चा कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं से अलग गांधी जी विदेशी कपड़ा नहीं पहनते थे, गांधी जी स्वदेशी को बढ़ावा देते थे। लिखे हैं कि गांधी जी जो अंग्रेजी की जगह ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करते थे। यही कुछ कारण था कि गांधी जी को अपार लोकप्रियता मिली, लोग उनसे जुड़ने लगे, लोगों को अपनापन दिखने लगा गांधी में। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जबकि जिन्ना ने इसका खुलकर विरोध किया था। किसका? खिलाफत आंदोलन का। जिन्ना मानते थे कि इससे धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा। 1920 ईस्वी में जिन्ना ने कांग्रेस से अपना क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, यानी जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गांधी जी के जनसंघर्ष का जो सिद्धांत है वो हिंदू और मुसलमानों के लिए विभाजन का काम करेगा। मतलब गांधी जी का जो नियम है, गांधी जी का जो सिद्धांत है, यह मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में खाई का काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो जिन्ना बोले कि यह चेतावनी देते हुए कि गांधी जी के जनसंघर्ष का जो सिद्धांत है वह हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इससे दोनों समुदाय मतलब हिंदू और मुस्लिम के अंदर जबरदस्त विभाजन का भावना पैदा होगा, और कुछ नहीं था। जिन्ना केवल मुसलमानों के दिमाग में यह फिट करना चाहते थे कि नहीं, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, जबकि ऐसा देश में कुछ नहीं था। आज भी हमारे मुस्लिम भाई जहां भी हैं हमारे भारत में, वह पूर्ण संवैधानिक रूप से अपना स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन को जी रहे हैं। लेकिन उस समय दिमाग में डाल दिया गया
कि ये दोनों कभी एक नहीं हो सकता, ये अलग है। जिन्ना इस कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराते थे, कहते थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम आपस में वैवाहिक संबंध नहीं बनाते, उन दोनों का जो है क्या कहते हैं सांस्कृतिक रीति रिवाज अलग अलग है, दोनों के धार्मिक ग्रंथ अलग है, दोनों के जो है खान पान पहनावा ओढ़ावा अलग है, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम एक कभी नहीं हो सकता। इसके लिए उसने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग उठा दी। लेकिन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनते ही जिन्ना ने कांग्रेस और ब्रिटिश समर्थकों के बीच विभाजन की रेखा खींच दी। 1923 में जिन्ना जो है मुंबई से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए और एक कानून निर्माता के रूप में उन्होंने स्वराज पार्टी को मजबूती प्रदान की। 1925 में लॉर्ड रिडिक ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो यह जिन्ना को नाइटहुड का उपाधि मिला। जिन्ना को किसका उपाधि मिला? नाइटहुड का। किसने दिया था? अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड रिडिक ने। कब दिया था? 1925 ईस्वी में दिया था। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे, कहीं भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह सवाल देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है इस सवाल को, आप इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन 1927 में साइमन कमीशन के विरोध के समय उन्होंने संविधान के भावी मतलब होने वाले स्वरूप पर हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच बातचीत की। लेकिन लीग के नेता पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग की, यानी मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा चुनाव के लिए एक हमें अलग क्षेत्र चाहिए, हम हिंदू से अलग होना चाहते हैं। जबकि नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई। कांग्रेस पार्टी का कहना था नहीं, हम सभी एक हैं और एक साथ चुनाव होगा। लेकिन जिन्ना का कहना था नहीं, जो चुनाव अलग अलग होना चाहिए, हिंदुओं का अलग होगा, इस्लाम का अलग होगा। लिखे हैं कि बाद में दोनों में समझौता हो गया और जिसे जिन्ना के 14 सूत्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के बाद में क्या कर दिया? खारिज कर दिया, यानी उसको नकार दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लिखे हैं कि राजनीतिक कार्यों में अति व्यस्तता के चलते उनका निजी जीवन, विशेषकर उनका वैवाहिक जीवन काफी प्रभावित हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना अपने परिवार को काफी कम समय दिए, उनका वैवाहिक जीवन नहीं के बराबर चल पाया। लेकिन हालांकि उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए यूरोप का भी यात्रा किया, अपने पत्नी के साथ वहां गए, घूमे फिरे। लेकिन 1927 में पति पत्नी अलग हो जाते हैं, फिर से उनका डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। लेकिन 1929 में उनकी पत्नी की गंभीर बीमारी के बाद मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जिन्ना और ज्यादा बेहद दुखी होने लगते हैं, रहने लगते हैं। लिखे हैं कि उस दौर में ज्यादा यात्रा करने के हालात में वो नहीं थे, मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे थे। मैंने आपको बताया कि पत्नी का उनका देहांत हो जाता है, लेकिन उन्हें अपने राजनैतिक स्वार्थों को लेकर काफी चिंताएं सता रही थी। एक तरफ परिवार का दुख था, दूसरी तरफ राजनीतिक करियर था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन के भंग होने का भी उनको काफी दुख था, वे लंदन में रुक गए। इस दौरान वे अल्लामा इकबाल से जुड़कर विभिन्न मुद्दों पर काम भी करते रहे और 1934 में वे भारत लौटे और मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया। तो मुस्लिम लीग का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1934 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। लिखे हैं कि बाद के दिनों में जिन्ना को अपनी बहन फातिमा जिन्ना का सहयोग और सलाह मिला और फातिमा ने ही जिन्ना की बेटी का पालन पोषण किया। और जब जिन्ना की बेटी ने पारसी व्यापारिक नोवेल वाडिया से विवाह, यहां देखिएगा, वह जिन्ना की जो बेटी थी वह भी एक पारसी व्यापारी जिनका नाम था नोवेल वाडिया, उनसे विवाह करने का फैसला किया। तो जिन्ना उनसे अलग हो गए। इसीलिए हमने बताया कि जिन्ना की बेटी के पास भारतीय नागरिकता हो गया और वो लोग भारत में ही बस गए। लेकिन उनका निजी संबंध फिर भी कायम रहा। लिखे हैं दीना वाडिया, दीना जो उनकी बेटी थी, दीना वाडिया जो थी, उनका जो है उनके पति के साथ वह भारत में ही रह जाती है, वह पाकिस्तान नहीं जाती है, परिवार के साथ भारत में ही रह गई। जबकि जिन्ना पाकिस्तान चले गए। मैंने आपको बताया कि जिन्ना की जो संतान थी दीना, वह जो है यहीं रह जाती हैं, भारतीय नागरिकता। और आपको मैंने पहले ही बताया
कि आज भी वो उनके जो संतानें हैं, आज भी वो भारत में है और एक संपन्न परिवार के रूप में वो जाने जाते हैं। लिखे हैं कि मुस्लिम लीग के नेताओं आगा खां, चौधरी रहमत अली, इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द को दिया था। ध्यान में रखिएगा, आगा खां, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने जिन्ना से बार-बार आग्रह किया कि वे भारत लौट आए और पुनर्गठित मुस्लिम लीग का प्रभार संभालें। तो 1934 में जिन्ना फिर भारत आते हैं। कहां से? तो पाकिस्तान से आ जाते हैं। लिखे हैं लीग का पुनर्गठन किया गया। किस लीग का? तो मुस्लिम लीग का। उस दौरान लियाकत अली खान उसके दाहिने हाथ के रूप में काम करते थे। 1937 में हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी और मुस्लिम क्षेत्रों में कुछ सीटों पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस चुनाव में मुस्लिम बहुल पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में उसे करारी हार का भी सामना करना पड़ा। किसको? मुस्लिम लीग को। किससे हार मिली? तो कांग्रेस पार्टी से हार मिली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखे हैं कि जिन्ना ने कांग्रेस को गठबंधन के लिए आमंत्रित किया। पहले तो दोनों में ने फैसला लिया कि वे अंग्रेजों से मिलकर मुकाबला करेंगे, यानी कांग्रेस और जो आपका जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग है, दोनों एकत्रित होकर के मुसलमानों का सामना करेगी। लेकिन जिन्ना ने शर्त रख दी। क्या शर्त रख दी? कांग्रेस को मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी एक अलग देश ही देना पड़ेगा और मुस्लिम लीग को भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाएगा। यानी जिन्ना ने शर्त रखी कि हम भारतीय आंदोलन में तब कांग्रेस का साथ देंगे जब वह यह स्वीकार कर लेगी या सहमति दे देगी कि नहीं, मुसलमानों का एक अलग चुनाव क्षेत्र होगा और जो यह मुस्लिम लीग जो पार्टी है यह मुसलमानों का रहनुमा होगा और मुसलमानों का प्रतिनिधि होगा, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह मानना संभव था ही नहीं। कांग्रेस ने उस समय कई मुस्लिम नेता भी थे जो कांग्रेस पार्टी का समर्थक थे, कांग्रेस पार्टी में थे, इसलिए लीग को भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि मानना उसके लिए आसान नहीं था। अर्थात कांग्रेस पार्टी ने उसको स्वीकार नहीं किया। लिखे हैं जिन्ना ने कई कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत भी की। कांग्रेस ने लीग को कांग्रेस में विलय करने का प्रस्ताव पेश किया ना कि आप आइए, आप जो है मुस्लिम लीग को कहा कि आप कांग्रेस पार्टी से में विलय हो जाइए, परंतु वार्ता फिर भी विफल हो गई। मतलब दोनों के तरफ से, कांग्रेस पार्टी के भी तरफ से और मुस्लिम लीग के भी तरफ से यह बार-बार प्रयास किया गया कि नहीं, चलो भाई, पार्टी को जो है कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम लीग उसमें विलय हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी नहीं, हम साथ तो देंगे लेकिन एक हमको अलग से राष्ट्र दे दिया जाए, एक अलग से क्षेत्र दिया जाए। लिखे हैं जिन्ना ने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर भाषण दी। लिखे हैं कि रहमत अली ने 1933 में पर्चे छपवाकर उस अलग देश का नाम पाकिस्तान रख दिया। तो यह भी पूछेगा कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। कब किया था? 1933 में किया था। कब किया था? 1933 में किया था। वो जिन्ना के प्रचार के लिए एक पाकिस्तान नाम को, एक मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान नाम रखकर प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस के साथ वार्ता विफल हो गई, बातचीत काम नहीं किया न। जिन्ना को भी यह विचार आया कि वह अपने राजनीतिक स्वार्थ, जिन्ना का जो राजनीतिक स्वार्थ है उसको वह बचाना चाहते थे, सिद्ध करना चाहते थे, क्योंकि गांधी से वो उनको खतरा था। लिखे हैं यह विचार जिन्ना के मन में आता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की रक्षा के लिए एक अलग देश मिलना ही चाहिए, न इससे काम नहीं चलेगा। अर्थात उसके बिना अब कोई काम नहीं बनने वाला है। यदि उनको अलग देश पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो उनका वर्चस्व खतरे में आ जाएगा। आगे चलकर जिन्ना को यह विचार बिल्कुल पक्का हो गया, वह दृढ़ निश्चयी हो गए कि नहीं, अब तो भैया पाकिस्तान के बिना और कुछ संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपना राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करना था। लिखे हैं उनका यही विचार बाद में जाकर जिन्ना
कि दुई राष्ट्रवाद का सिद्धांत कहलाया। दुई मतलब दो, दो देश का सिद्धांत, यानी कि जिन्ना दो अलग अलग देश चाहते थे। मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहते थे, हिंदुओं के लिए एक अलग देश चाहते थे। जिन्ना ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय होगा यदि उनको अलग देश नहीं मिला गया, तो जो भारतीय हैं, यानी कि जो उसका इशारा डायरेक्ट हिंदू पर था कि जो हिंदू हैं, जो शासन संभालेंगे वह मुसलमानों पर अन्याय करेंगे, गृह युद्ध में फैल जाएगा। और लिखे हैं कि यह बात जिन्ना ने इकबाल के साथ पत्राचार में भी उतारी थी। जब इकबाल उनसे इंटरव्यू कर रहे थे उस समय भी जिन्ना इन्हीं बातों पर जोर दे रहे थे कि नहीं, मुसलमानों के साथ यहाँ अन्याय होगा, बाद में यह गृह युद्ध का मामला बन जाएगा, इसलिए अलग देश पाकिस्तान तो चाहिए ही चाहिए। लिखे 1940 के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हो गया और कहा गया कि मुस्लिम लीग का जो मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान का निर्माण है। मतलब मुस्लिम लीग जो बना है उसका एक ही उद्देश्य है, मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान, इसके अलावा और कुछ नहीं। लिखे हैं यह जो है कब भैया पारित हुआ? 1940 में। कहां हुआ था अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में। लिखे हैं कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, नहीं माना। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं और लिखे हैं कि जमाते इस्लामी जैसे संगठनों ने भी इसकी निंदा की, जिन्ना का निंदा भी किया गया। उस समय हमारे बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई थे जो जिन्ना को समर्थन नहीं दे रहे थे। लिखे हैं जिन्ना ने 1941 में डॉन समाचार पत्र की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने अपने विचार का प्रचार प्रसार किया। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना एक समाचार पत्रिका का संपादन करते हैं, उनका नाम है डॉन समाचार। इस माध्यम से वह भारत में रह रहे मुसलमानों के दिमाग में देखिएगा विष घोलने का काम करते हैं और उसको अपने विचार से अवगत कराते हैं कि भैया बाद में तुम्हारे साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा। एक केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वह देश को बांटने पर तुल गए थे। लिखे हैं जिन्ना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की मदद की थी और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में जिन्ना की कोई भूमिका नहीं थी, जिन्ना उसके खिलाफ थे। 1944 में गांधी जी ने बंबई में जिन्ना से 14 बार बातचीत की, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला और अंत में पाकिस्तान का गठन हो ही गया। जिन्ना की अंततः विजयी हुए। लिखे हैं बीमारी और निधन। अभी हम चलेंगे जिन्ना पर। लिखे 1930 के दशक में जिन्ना लिखे तपेदिक नामक बीमारी से पीड़ित थे। तपेदिक यानी टीबी की बीमारी। टीबी बीमारी से आप लोग जानते होंगे। लिखे हैं कि केवल उसकी बहन और उसके जो कुछ करीबी लोग थे वही जानते थे कि जिन्ना को टीबी बीमारी है। लिखे हैं कि सितंबर 1948 ईस्वी में जिन्ना को निमोनिया हो जाता है, उससे पीड़ित हो जाते हैं। एक तो टीबी बीमारी, ऊपर से निमोनिया। लिखे डॉक्टरों ने उन्हें कराची लौटने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कराची में बेहतर व्यवस्थाएं हैं इलाज की, आप यहां आ जाइए, भारत में आपका बढ़िया इलाज नहीं हो पाएगा, जहां से वे बेहतर इलाज और देखभाल कर सकते थे। पाकिस्तानियों ने वहां से आग्रह किया। लिखे हैं और अपने समझौते के साथ उन्हें 11 सितंबर की सुबह वहां भेजा गया था। उसके निजी चिकित्सक, उसका नाम क्या था? नाम था इलाही बख्श। मोहम्मद अली जिन्ना के जो निजी चिकित्सक थे न, उसके जो घरेलू डॉक्टर थे, उनका नाम था इलाही बख्श। का मानना था कि जिन्ना का जो दिमाग बदलने के कारण, यानी कि मैंने आपको बताया कि उनको जो है टीबी बीमारी था, इसलिए उसके दिमाग को बदलने का, सर्जरी करने का प्रयास किया गया। उसी समय उसके मृत्यु का पूर्वाभास, यानी पहले से पता था कि जिन्ना अब अधिक दिनों तक नहीं जी पाएंगे। लेकिन विमान उस दोपहर कराची में उतरा था और जिन्ना को लिमोसिन से मिलने के लिए और एक एम्बुलेंस जिसमें जिन्ना का स्ट्रेचर रखा गया था। स्ट्रेचर होता है जिस पर पेशेंट को लिटाया जाता है, स्ट्रेचर रखा गया था और उस पर जिन्ना को रखा गया था। जिन्ना उस वक्त जीवित थे, उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन सड़क दुर्घटना होती है और एम्बुलेंस जो है वो टूट जाती है, खराब हो जाती है और गवर्नर जनरल और उसके साथ आने वाले लोगों के आने का इंतजार करने लगते हैं। जो लोग उनके समर्थक होते हैं वो जिन्ना को देखने के लिए सड़क पर भीड़ हो जाती है, जाम लग जाता है। लिखे हैं कि उसको कार में नहीं बैठाया जा सकता था। मतलब जिन्ना उस समय इतने बीमार थे,
उसको जो है स्ट्रेचर पर लेटाया हुआ था, उनको कार में नहीं बैठाया जा सकता था ताकि एम्बुलेंस से उसको उतार के कार से ले जाया जा सके। लिखे हैं कि क्योंकि वह उठ नहीं सकता था, इतने बीमार थे। लिखे हैं वे दमनकारी गर्मी में सड़क के किनारे बस एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे थे ताकि दूसरी एम्बुलेंस आए और उनको ले जाया जा सके। वे ट्रक से नहीं जा सकते थे, बस से नहीं जा सकते थे जो वहां से गुजर रही थी। जब वो कार में नहीं जा सकते थे, वो ट्रक बस में क्या जाते। लिखे हैं मरते हुए आदमी को ले जाने के लिए यह क्या था, अनुपयुक्त था, यानी कि उपयोगी नहीं था। मतलब जिस रोड पर उनका जो है एम्बुलेंस लगा हुआ था, वहां से जो है ट्रकें जा रही थी, बसें जा रही थी, लेकिन जिन्ना को उस पे नहीं ले जाया जा सकता था। लिखे हैं जिन्ना की मौजूदगी के बारे में लोगों को पता भी नहीं था कि जिन्ना इस एम्बुलेंस में है। 1 घंटे के बाद प्रतिस्थापन एम्बुलेंस आया, मतलब उसके जगह पे दूसरा एम्बुलेंस आता है और लोडिंग के 2 घंटे बाद वहां पहुंचने के लिए जिन्ना को गवर्नमेंट हाउस में पहुंचाया जाता है। लिखे हैं कि जिन्ना की मृत्यु के बाद लिखे हैं कि जिन्ना की मृत्यु के बाद उस रात 11:20 पर पाकिस्तान के निर्माण के ठीक 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को कराची में उनके घर पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जिन्ना को दफनाए जाने पर शिया और सुन्नी में भी मतभेद होता है। शिया और सुन्नी जो इस्लामिक अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, कुछ लोग उनको शिया रीति रिवाज के अनुसार से दफनाना चाहते हैं, तो कुछ लोग सुन्नी के हिसाब से। लिखे उसकी जो बहन थी फातिमा जिन्ना, वह उसको क्या करती है कि एक घर में जो है शिया का जो रीति रिवाज होता है उसके हिसाब से वह अंतिम संस्कार करती है और बाद में उसको सार्वजनिक रूप से सुन्नी के अनुसार अंतिम संस्कार यानी कि जनाजा निकाला जाता है। कहते हैं कि मतलब दोनों तरीके से शिया और सुन्नी दोनों तरीके से उनका संस्कार होता है। उनकी बहन जो है फातिमा जिन्ना वो शिया के हिसाब से करती है, लेकिन जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो सुन्नी के हिसाब से करने की व्यवस्था करते हैं। अभी भी आप जब कराची में जाएंगे, मजारे कायद नाम से उनका जो है आपको समाधि स्थल जो है, आपको जिसको हम इस्लाम में मकबरा कहते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है मैं आपको संपूर्ण सटीक जानकारी दे पाया। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जरूर प्यार दीजिए, जरूर स्नेह दीजिए, सब्सक्राइब करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। बात को पहुंचाने का हमारी जो है एक सफल प्रयास में अपनी भूमिका निभाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।